वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी मानवता की मिसाल शायद विश्व में कोई दूसरी मिले। और उस कहानी के लेखक महान विद्वान, उपन्यासकार और कहानीकार और साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी है मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार द्वार पर खड़ी थी कि तभी दो कहार डोली लेकर के आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बुढ़ा लाठी टेकते हुए चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने द्वार पर से चिक में से झांका और ऐसी साफ सुथरी जमीन पर उसे पैर रखते हुए भी डर लग रहा था कि कहीं कोई घुड़क न दे। तब डॉक्टर ने स्वयं चिक में से देखा और कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिनों से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाते हुए कहा, कल सवेरे आना, अब तो हमारे खेलने का समय हो रहा है। बूढ़े ने घुटने टेक कर सर जमीन पर रख दिया और कहा, हुजूर, 7 लड़कों में यही एक बचा है, लड़का हाथ से चला जाएगा। 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर साहब, देख लो, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, कल सवेरे आना। और डॉक्टर साहब गोल्फ स्टिक उतारते हुए जब चले तो बुढ़े ने विनीत स्वर में कहा, हुजूर, हम मर जाएंगे, रो रो कर मर जाएंगे, आपकी बढ़ती हो दीन बंधु। और अपनी पगड़ी उतार कर डॉक्टर साहब के पैरों पर रख दी। परंतु डॉक्टर ने सोचा कि ऐसे उजड़ देहाती तो यहाँ रोज आया करते हैं और ऐसी व्यर्थ की बातें करते हैं। ऐसा कहते हुए वो मोटर कार की ओर बढ़े और बैठ करके गोल्फ खेलने चले गए। बुढ़ा वहीं औषधालय के सामने ही कुछ समय तक रोता गिड़गिड़ाता रहा और अंत में मायूस होकर अपने घर चला गया। और उसी रात उसका हंसता खेलता 7 वर्ष का पन्ना नाम का बालक यही लीला समाप्त कर परलोक सिधार गया। और बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर आर्त स्वर में रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश कमाया और धन भी, और साथ साथ स्वास्थ्य के नियमों का पालन भी किया, जो पढ़े लिखे समाज में जिस प्रकार लोग करते हैं। डॉक्टर चड्ढा की संतानें भी सीमित थीं। उनके एक पुत्री और एक पुत्र था। पुत्री की शादी हो चुकी थी। पुत्र 20 वर्ष का था। पुत्र का नाम कैलाश था और आज उसी कैलाश की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। लॉन की हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के हाकिम हुक्काम आए हुए थे। कैलाश के सहपाठी भी थे। आनंदमय वातावरण था। खाना पीना चल रहा था। सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बने थे। कैलाश द्वारा उस दिन एक प्रहसन खेलने की भी तैयारी थी। सहसा कैलाश की सहपाठनी मृणालिनी कहने लगी कि कैलाश, तुमने सांप भी तो पाल रखे हैं, आज अपने सांप हमें दिखाओ। तब कैलाश ने कहा, आज छोड़ो, कल दिखा देंगे। मृणालिनी ने कुछ जिद पकड़ी तो कैलाश बोला, कल देख लेंगे। कैलाश ने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। सांपों के पालने का उसका शौक था और उसने सांपों के पालने की कला एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। अपने विद्यालय में कुछ समय पूर्व एक भाषण भी दिया था और उस भाषण में कहा था कि सांप को यदि ये अनुभव न हो कि मुझे किसी से खतरा है तो कुछ नहीं कहता। सांप जब ये अनुमान लगा लेता है कि मुझ पर शत्रु हमलावर है, तभी वो हमला करता है। कैलाश ने सांपों के विष को उतारने के लिए तरह तरह की जड़ी बूटियां भी एकत्र कर रखी थी।
तभी एक श्रीमान जी कहने लगा, अरे दिखा दो ना, मृणालिनी तो तुम्हारी सहपाठनी है। दूसरे बोले सीधी है, कोई और होती तो मुंह फुला लेती और बोलना भी छोड़ देती। तब मृणालिनी झेंप कर बोली, ठीक है आप लोग मेरी वकालत न करें, और झेंप करके वहां से चली गई। कैलाश को मृणालिनी का झेंप कर जाना और उसकी मायूसी अच्छी न लगी। जब खाना समाप्त हुआ और गाने बजाने का कार्यक्रम प्रारंभ ही हुआ था, तो कैलाश ने सांपों के दड़बे के सामने जाकर के बीन बजानी शुरू कर दी। सांप बाहर आए तो किसी को हाथ में लपेटा, किसी को गर्दन में लपेटा। तभी एक महाशय बोले, अरे ये इसलिए लपेट रहे हैं कि इनके दांत तोड़ डाले होंगे। तो कैलाश ने सफाई देने के लिए एक सांप काला कोबरा की गर्दन पकड़कर उसके दांत दिखाने चाहे। यद्यपि मृणालिनी ने उस समय मना किया, परंतु फिर कैलाश को भी धुन सवार हो गई थी। उसने गर्दन दबाकर सर्प के दांत तो दिखा दिए, परंतु सांप ने ऐसा अनुभव किया कि शायद आज ये मुझे मार डालना चाहते हैं। ऐसा सोच करके सांप तिलमिला गया। कैलाश ने सांप तो दिखा दिए, परंतु जैसे ही गर्दन ढीली की और सांप को जमीन पर रखना चाहा, तो उस विषधर ने कैलाश की उंगली में बहुत जोर से काट लिया। इतना जोर से काटा कि उंगली से खून भी टपकने लगा। कैलाश तुरंत कमरे की ओर दौड़ा और दराज में पड़ी हुई जड़ी पीसने को दी। उधर नाच गाना हो रहा था तो किसी ने जाकर खबर दी। नाच गाना बंद कर दिया गया और जड़ी पीसी जाने लगी। इतने में कैलाश का रंग पीला पड़ने लगा। डॉक्टर साहब दौड़ कर आए। वो जड़ी के कायल नहीं थे। उन्होंने नस्तर लगाना चाहा, परंतु अब तो कैलाश की आंखें भी झपकने लगी थी। उसे चक्कर आने लगा और वह बैठ गया। जड़ी लगाई गई, परंतु कोई प्रभाव नहीं हुआ और कैलाश ने अब तो बोलना भी बंद कर दिया। डॉक्टर साहब कहने लगे, अरे अब तो नस्तर से भी कुछ नहीं होगा। कैलाश की नाड़ी छूटने लगी। सभी के होश उड़ गए। डॉक्टर साहब सिर पीटने लगे। मृणालिनी भी रोने लगी और कैलाश की माता नारायणी भी दहाड़े मारने लगी। अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब के हाथ में नस्तर नहीं था, तो शायद वो अपनी गर्दन में ही मार लेते। डॉक्टर साहब बोले, अरे किसी को बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, परंतु मैं अपनी जायदाद उसके कदमों में रख दूंगा, परंतु मेरा प्यारा कैलाश उस बैठे, मेरा कैलाश बच जाए। एक महाशय का किसी झाड़ फूंक करने वाले से परिचय था। वो उसे लेवा लाए, परंतु उसने देखते ही कह दिया कि हुजूर जो कुछ होना था हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे मूर्ख, ये क्यों नहीं कहता कि जो नहीं होना था वो हो चुका है? और अब वहां जो आनंद का वातावरण था वो मातम में बदल गया। हर कोई रो रहा था, आंखों में आंसू थे और सभी लोग बहुत परेशान थे। उधर शहर से कई मील दूर एक गांव में बुढ़िया बुढ़े बातें कर रहे थे। बुढ़िया कह रही थी कि कल को क्या करोगे? कल को तो बटने के लिए सन भी नहीं है जो रस्सी बेचकर गुजारा करें। पड़ोसन से मांगने गई थी, मना कर दिया। 2 पैसे बचे थे, उनका तंबाकू आ गया, तो कल के लिए क्या करोगे? तब बुढ़ा कहने लगा, अरे घास तो कहीं नहीं गई है, क्या 2 आने की भी नहीं छीलूंगा? और तभी उनके पास एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया और भगत से कहा, भगत जी कुछ सुना है? कि क्या? कि शहर में डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है। वही डॉक्टर चड्ढा जो छावनी में रहते हैं। शहर में हल्ला मचा हुआ है, अगर तुम चले गए तो आदमी बन जाओगे। तो भगत ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। याद आता है कि भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था, पैरों में गिर पड़ा था, परंतु उस निर्दयी ने एक नजर नहीं देखा था
क्या वो डॉक्टर चड्ढा भगवान थे जो अमृत की वर्षा कर देते? अरे खाली मन की दौड़ थी, भगवान बड़ा कारसाज है। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, परंतु उस निर्दयी को दया नहीं आई थी। अब पता चलेगा कि बेटे का दुख कैसा होता है। अरे सबका गला काट काट के उसी को तो जोड़ा था। भगत के जीवन में ये पहला अवसर था जो सांप के कांटे की खबर सुनकर वह बैठा रह गया हो। भगत यह सुनकर लेट तो गया, मगर ये खबर भगत के ऊपर बोझ बन गई तथा कर्तव्य परायणता, मानवता और नैतिकता की भावना याद करके भगत को नींद नहीं आई। उसकी आत्मा उसे झकझोर रही थी कि अरे भगत, बदी के बदले में तू नेकी कर। तेरा बेटा तो मर ही गया, अगर तू उसके बेटे को जिला देगा तो पुण्य होगा। तभी वो धीरे से उठा और देखा कि बुढ़िया सोई हुई है क्या। बाहर गया, चांद तारों की ओर देखा, तभी बुढ़िया की नींद खुल गई। कहने लगे कहाँ गए थे? कि बाहर ये देखने गया था कितने बजे हैं। ऐसा तो कहोगे ही, ये नहीं कहते कि मन चड्ढा के घर पर लगा हुआ है। अरे पगली, मैं क्यों जाऊं? मेरी भलास है, उसका लड़का मर जाए ठीक है, पन्ना की शकल अब तक आंखों के सामने घूम रही है। ऐसा कहकर बुढ़ा पुनः लेट गया और इंतजार करने लगा कि कब बुढ़िया सोए और कब धीरे से निकल जाऊं, क्योंकि भगत को लग रहा था यदि देर हो गई तो लड़का मर जाएगा। कुछ समय बाद बुढ़िया पुनः सो गई तो उसने पहले अंदाज किया और दबे पांव घर से निकल गया। रास्ते में शहर के नज़दीक कुछ दूरी पर चौकीदार मिला। भगत कहाँ जाते हो? सुना है डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने काट लिया है, आप जाओ तो माला माल हो जाओगे, जल्दी चले जाओ। अरे मैं क्यों जाऊं, मेरी बला से, मैं तो वैसे ही घूमने देखने आया था। परंतु भगत की हालत आज एक ऐसे व्यक्ति की थी जो नशे में चल देता है और उसे यह पता नहीं होता कि कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। भगत चल दिया और उसके कदम नहीं रुक पा रहे थे। सोचता था अरे मैं क्यों जाऊं, मेरी बला से। फिर भगत रुक गया, परंतु चेतना रोकती थी, उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। कर्तव्य परायणता, कर्तव्य बोध, मानवता की टीस हृदय में चुभती थी और कदमों को आगे बढ़ाती थी। परंतु भगत फिर रुका। अब उपचेतना ने दूसरा रूप धारण कर लिया कि वो डॉक्टर चड्ढा के लड़के का इलाज करने नहीं, ठीक करने नहीं, अपितु ये देखने जा रहा है कि डॉक्टर साहब किस प्रकार रोते हैं, कैसे दहाड़े मारते हैं, कैसे चिल्लाते हैं। अरे बड़े आदमी हैं, सबर कर लेते होंगे। अब तो लड़का भी ठंडा हो गया होगा और कलेजा भी ठंडा हो गया। इसी प्रकार की कल्पना उपकल्पना करते करते भगत को शहर की बत्तियां दिखाई दी। रात्रि के 2 बज गए थे और भगत उस समय डॉक्टर के बंगले पर पहुंच गया। आवाज लगाई, यदि कोई और दिन होता तो डॉक्टर साहब धुतकार कर भगा देते, परंतु आज स्वयं किवाड़ खोलने गए। बोले अरे भाई क्या बात है, इधर तो मैं कुछ ऐसा हादसा हो गया कि कई दिनों तक मरीजों को नहीं देख सकूंगा। बोले हुजूर पता है, परंतु भगवान बड़ा कारसाज है, वो मुर्दे को भी जिला सकता है। नाहक दिल छोटा ना करें बाबूजी, एक नज़र दिखा तो दीजिए। डॉक्टर साहब को कैलाश के बचने की आशा तो क्या होती, परंतु भगत के व्यवहार और पता नहीं किस कारण से उस भगत पर तरस आया और अंदर आने दिया। बोले देख लीजिए। भगत ने कैलाश को देखा और कहा बाबूजी नाहक दिल छोटा न करें, भगवान बड़ा कारसाज है, वो मुर्दे को भी जिला सकता है। और आप पानी लाइए। घड़ा भर भर के पानी डाले जाने लगा। बुढ़ा मंत्र पढ़ने लगा
और घड़ों के पानी से कैलाश को नहलाया जाने लगा। मृणालिनी भी दौड़ दौड़ कर पानी ला रही थी। सभी लोग इंतजार में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तभी सुबह के 4 बजे और कैलाश ने आंखें खोल दी और पानी मांगा। चारों ओर खबर फैल गई कि कैलाश बच गया और लोग शहर से मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया और भगत के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि अभी यहाँ चिलम पी रहे थे, पता नहीं कहाँ गए। नारायणी बोली, मैं उस भगत को अपनी जायदाद का एक हिस्सा दूंगी। उधर भगत था कि लपका हुआ चला घर चला जा रहा था कि कहीं बुढ़िया न जग जाए। बुढ़िया के जगने से पहले ही चुपचाप अपनी रजाई में लेट जाऊं और दुबक जाऊं, सो जाऊं, ताकि उसे पता ही न चल सके कि मैं गया था या नहीं गया था। डॉक्टर चड्ढा ने अपना सर पकड़कर बैठे और नारायणी से बोले, अरे नारायणी, वो कुछ नहीं लेगा। तुम कहती हो कि मैं जायदाद दूंगी, वो कुछ लेगा नहीं। मुझे उस दिन की याद आती है जब वो एक मरीज को लेकर के मेरे पास आया था और मैंने दुत्कार कर उसे भगा दिया था। उस दिन की, उस क्षण की याद करके मुझे बड़ी आत्मग्लानि हो रही है। मैं जानता हूं कि वो कुछ लेगा नहीं, क्योंकि ऐसे आदमियों का जन्म केवल मानवता के लिए, नैतिकता के लिए और संसार में यश की वर्षा करने के लिए होता है। मैं उसे खोज निकालूंगा और अपना अपराध उसके पैरों में गिरकर क्षमा कराऊंगा। उसकी सज्जनता ने मुझे एक ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। जय भगत, जय मुंशी प्रेमचंद, जय हिंद, जय भारत।